हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी क्लासेस में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के दोनों सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं क्लास 11th के। और अकाउंटेंसी के हम 3rd चैप्टर पे हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसके कुछ हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने 2-3 प्रिंसिपल्स, उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो हमने क्लियर किए थे। और अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे तो आप मेरी पहले वाली वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर करेंगे जिसमें हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं। आज वाला जो कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था, जो कंसेप्ट्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनके ऊपर बेस होती है अकाउंटिंग, जिनके अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग को करते हैं। ठीक है, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। तो ड्यूअल एस्पेक्ट भी एक ऐसा ही रूल है जो कि हम अपने अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। दिस कंसेप्ट एज्यूम्स दैट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटेंट्स इज बेस्ड ऑन ड्यूअल कंसेप्ट। इसे ड्यूअल कंसेप्ट बोलते हैं। इसे हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी एक ट्रांजैक्शन हो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम अपने बिजनेस में करते हैं तो उसके ना दो जगह एंट्री होती है, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। अब एक चीज़ देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने गुड्स परचेज़ किए हैं या फिर रॉ मटेरियल परचेज़ किया है अपने बिजनेस के लिए 20,000 का, तो आपकी दो एंट्री कैसे होंगी। एक तो आपके पास से पैसा गया है, कैश आउट हुआ, एक वो एंट्री हो गई। एक एंट्री हुई कि आपके पास गुड्स आए हैं, आपने रॉ मटेरियल खरीदा है तो वो गुड्स इन हुए ना, आपके गुड्स परचेज किए हैं। तो इस तरह से जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसके दो पहलू ज़रूर होते हैं। अगर एक चीज़ आ रही है तो एक चीज़ जा रही है हमारे पास से। दिस सिंपली इम्प्लाइज दैट द ट्रांजेक्शन दैट इज रिकॉर्डेड अफेक्ट्स टू अकाउंट्स। जैसे मैंने भी आपको बताया, तो दो अकाउंट्स को एक ट्रांजेक्शन वो अफेक्ट करेगी अपोजिट साइड में। हैंस द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट ड्यूअल प्लेसेज। इट इम्प्लाइज दैट बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और दोनों एस्पेक्ट्स को हमें अकाउंट्स की बुक में लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो रॉ मटेरियल परचेज किया था आपने सिर्फ वो लिख दिया। ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज में डाला है तो आप उसमें कैश का भी डालोगे ना, कि कैश हमारा आउट हुआ है, कैश का भी तो लिखोगे हमारे पास से कैश गया। तो दोनों एस्पेक्ट्स हमें लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, आपने गुड्स परचेज किए इन एक्सचेंज फॉर कैश, तो ये दो एस्पेक्ट्स हो गए, पेइंग कैश एंड रिसीविंग गुड्स। हमारे पास से कैश जा रहा है और हम रिसीव कर रहे हैं गुड्स को। ठीक है, देयरफॉर बोथ द एस्पेक्ट्स शुड बी रजिस्टर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द ड्युअलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जब भी हम दो, जैसे मैंने आपको बताया कि दो साइड्स में इनका इफेक्ट पड़ता है, तो इस इक्वेशन हम इस जो ट्रांजैक्शन जो है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इस इक्वेशन में, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एसेट्स का फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं, या ये एसेट्स की इक्वेशन लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसमें क्या होता है, अब देखिए, अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ है, इफ़ वन अकाउंट इज़ डेबिट, अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, वो क्रेडिट होएगा। अगर एक अकाउंट में आ रहा है तो एक अकाउंट से जा रहा है। ठीक है, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जो ये सिस्टम है ना रिकॉर्डिंग को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, ये बेस है इस प्रिंसिपल पे कि डबल एंट्री हो रही है। ठीक है, जो डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं ना एक अकाउंट, ये डबल एंट्री सिस्टम बेस पे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, ये डबल एंट्री सिस्टम क्यों होता है, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना तो उसमें बोथ साइड्स इक्वल होनी चाहिए। जब हम बैलेंस का मतलब क्या होगा कि बैलेंस होना चाहिए। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो उसकी राइट साइड है, जो लेफ्ट साइड है, जो दोनों साइड्स होती हैं वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। यहाँ जो अमाउंट आता है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस का मतलब ये होगा कि हम बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस शीट में जो अमाउंट होता है वो इक्वल होना चाहिए। तो उस अमाउंट को इक्वल करने के लिए, बैलेंस शीट के अमाउंट को इक्वल करने के लिए हम ये डबल एंट्री सिस्टम करते हैं, जिसमें हम अपने ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को उसमें डालते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है, या फिर आप खुद को लगा लीजिए, हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, उस बिज़नेस में ना हमने
20 लाख रुपीज़ लगा दिए, ठीक है, उस बिज़नेस में हमने 20 लाख रुपीज़ लगा दिए। तो उसमें क्या होता है, अब मान लीजिए आपने 20 लाख रुपीज़ कैश लगा दिए इसमें, ठीक है, और ऊपर से आपको 5,000 रुपये, 5 लाख के रुपये की और ज़रूरत थी, तो उस 5 लाख का आपने क्या किया, लोन ले लिया। आपके पास 20 लाख रुपीज़ थे, वो आपकी एसेट थी या आपकी कैपिटल थी, जो कैपिटल तो आपकी होगी 25 लाख, क्योंकि आपने लगाया 5 लाख और है ना, लेकिन आपके पास आपकी एसेट कितनी थी, 20 लाख रुपीज़ की थी। 5 लाख का आपने लोन लिया, तो ये आपकी लाइबिलिटी हो गई, मतलब ये आपको पे तो करना ही पड़ेगा, है ना, ये लाइबिलिटी है आपकी, आपको पे करना पड़ेगा। आपकी जो कैपिटल आपने लगाई थी, जो मतलब जो आपके पास था, सॉरी, जो आपके पास कितना था, आपके पास 20 लाख था, तो ये आपकी कैपिटल हो गई। टोटल आपने कितना लगा दिया, वो आपके एसेट्स हो जाएंगे जो आपके पूरे बिजनेस में होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये स्टेटमेंट थी, जब हम निकालेंगे कि हमारी एसेट कितनी होगी, तो ये देखिए लाइबिलिटी आपने कितनी ली है, 5 लाख रुपीज़, ठीक है, 5 लाख रुपीज़ आपने लाइबिलिटी ले ली, प्लस में कैपिटल आपने टोटल कितनी लगाई है, आपने टोटल जो आपके पास थी, जो आपने अपने पास से टोटल कितनी लगाई है, वो आपने 20 लाख रुपीज़ लगाई है। तो ये लाइबिलिटी आपने लोन लिया, ये कैपिटल आपने अपने पास से 20 लाख लगा दी, तो एसेट्स कितने होंगे आपके पास, इनको 20 लाख, 5 लाख रुपीज़ आपके एसेट्स हो गए। तो इस तरह से ये इसको ड्यूअल कंसेप्ट इम्प्लाइज दैट ट्रांजैक्शन हैज़ अ सिमिलर इफेक्ट। जो इफेक्ट एसेट के ऊपर पड़ रहा है वही इफेक्ट आपका लाइबिलिटी पे भी पड़ेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि एसेट की टोटल वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट था इसका। मेन इसकी मतलब क्या है कि एक एंट्री का दो जगह इफेक्ट पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो जब भी एक ट्रांजैक्शन होती है, जब भी एक इवेंट होता है हमारे बिजनेस में, उस ट्रांजैक्शन का दो जगह एंट्री होएगी, उसका दो जगह इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट था। अब हम पढ़ेंगे गोइंग कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोल लीजिए या गोइंग कंसेप्ट बोल लीजिए। अब मैंने बताया जैसे या तो गोइंग कंसेप्ट बोल लीजिए या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोल लीजिए, ये किसी भी टर्म में आ सकता है। इसमें क्या होता है अब ये भी एक रूल है, एक प्रिंसिपल है, इसकी भी कुछ वो होंगे कि इसी के बेस पे कैसे हमें अकाउंटिंग करनी है। गोइंग कंसेप्ट इन अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अ बिजनेस एक्टिविटी विल बी कैरिड बाय फर्म फॉर अनलिमिटेड ड्यूरेशन। ये आ गया इसका मेन वर्ड। जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम वो अनलिमिटेड, जो बिज़नेस चल रहा है वो अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, बिज़नेस एक सेपरेट एंटिटी है, उसका जो ओनर है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ओनर एक मर भी जाता है, वो इंसॉल्वेंट भी हो जाता है, तो दूसरा ओनर आ जाएगा, लेकिन बिज़नेस जो है वो चलता रहेगा कंटिन्यू। तो यही इसमें है कि जो फर्म है वो अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए चलेगी एक्टिविटीज़ उसकी। दिस सिंपली मीन्स दैट एवरी बिजनेस हैज़ कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ। हर बिजनेस की कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ है। जब तक उसे पूरी तरह डिसॉल्व नहीं कर लेते हैं लीगली तरीके से, तब तक बिजनेस हमारा चलता रहेगा, ठीक है। हैंस इट विल नॉट बी डिसॉल्व शॉर्टली। ये बहुत ही छोटे टाइम में डिसॉल्व नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि बिज़नेस खोला, एक बड़े स्केल पे आप बिज़नेस खोल रहे हो तो कुछ सोच समझ के ही खोल रहे हो ना। आप उसको बहुत ही छोटे से टाइम पे 1 महीने 2 महीने या 1 साल में तो उसको बंद नहीं कर दोगे, राइट। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वो अलग बात होती है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट assumption ऑफ अकाउंटिंग एज इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर रिप्रेजेंटिंग द एसेट वैल्यू इन द बैलेंस शीट। इसके वजह से हमें बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू पता चलती है। मेन वर्ड है ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का। बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ओनर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, बिजनेस जो है उसकी जो एक्टिविटीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेंगी काफ़ी लंबे टाइम के लिए, अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसका जो मेन एजम्पशन क्या है इस प्रिंसिपल की, वो है कि इस कंसेप्ट की वजह से हमें बैलेंस शीट में अपने एसेट की वैल्यू पता चलती है। वो कैसे पता चलती है, चलिए देख लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे द प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज्ड बाय अ कंपनी 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी गई है कंपनी की तरफ से, एंड इट्स लाइफ स्पैन इज़ 10 ईयर्स। वो मशीन 10 साल चलेगी, ठीक है। उसकी जो लाइफ स्पैन है वो 10 ईयर्स की दी गई है और 10 लाख रुपए की हमने वो मशीन खरीदी है। अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग every year some amount of asset purchased by the business will be represented as an expense। अब एक चीज़ देखिए, एंड द अमाउंट विल बी शोन एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक
कि आपने 10 लाख रुपए की मशीन खरीद ली। अब आप एकदम से 10 लाख रुपए अपने एक्सपेंस के अकाउंट में नहीं चढ़ाएंगे। अब आपने 10 लाख रुपए एकदम से चढ़ा दिए भाई, मान लिया कि 10 लाख रुपए का हमारा खर्चा हुआ है, हम मशीन लेके आए हैं, एक्सपेंस के अकाउंट में डाल दिया आपने। बट अब एक चीज़ देखिए ना, वो मशीन तो 10 साल तक यूज़ हो रही है ना, उसका फ़ायदा तो हमें पूरे 10 साल तक मिलेगा। तो क्या हम उसका रिवेन्यू, एक्सपेंस हम एक बार डाल देंगे और उसका रिवेन्यू बार बार डालेंगे? नहीं। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि कुछ जो अमाउंट होगा एसेट, एवरी ईयर सम अमाउंट ऑफ एसेट, कुछ जो अमाउंट होगा ना एसेट का, वो पर बिजनेस में रिप्रेजेंट किया जाएगा ना एज एन एक्सपेंस। सपोज अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर 10 लाख की मशीन खरीदी है आपने, तो आप उस साल उसका 1 लाख रुपए लिखेंगे। हर साल उसका 1-1 लाख रुपए आप एक्सपेंस लिखते चले जाएंगे, तो 10 साल में आपके 10 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम हर साल उसका सिर्फ 1 लाख रुपीज़ लिखेंगे अपने एक्सपेंस अकाउंट में। बैलेंस अमाउंट जो बचा, सपोज हमने 1 लाख रुपए चढ़ा दिए, अब जो 9 लाख रुपए बच गए, हमने मशीन तो 10 लाख की खरीदी थी, जो बैलेंस अमाउंट बचा विल बी शोन एज एन एसेट इन द बुक ऑफ अकाउंट। वो एज एन एसेट शो होगा हमारी बुक्स में कि वो 9 लाख रुपए हमारे पास हैं। हम उसे अभी ये नहीं दिखा रहे कि हमने पूरे 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, नहीं। जो 9 लाख रुपए बचे हैं, हमने जो नहीं चढ़ाए, वो हमारे पास एसेट है, क्योंकि उसका फ़ायदा हमें आगे मिलेगा। ठीक है। इफ़ एन अमाउंट इज़ इनकर्ड ऑन एन आइटम दैट विल बी यूज इन बिजनेस फॉर सेवरल, अगर किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी आइटम के ऊपर हमारा ऐसा खर्चा होता है जिसका यूज़ हम आगे आने वाले कई सालों तक करते हैं, इट विल नॉट बी प्रॉपर टू चार्ज द अमाउंट फ्रॉम द रेवेन्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर इन विच द आइटम वॉज परचेज्ड। तो सिर्फ उसका जो पर्टिकुलर एक ईयर के लिए जो उसका आइटम का परचेज हुआ था, कुछ अमाउंट ही हम चार्ज करेंगे। ठीक है। द परचेज वैल्यू ऑफ इज शोन एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ परचेज एंड रिमेनिंग बैलेंस इज शोन एज एन एसेट। जैसे मैंने भी एग्जांपल इस मशीनरी का दिया था, इन्होंने यही बोला है कि हम उसका कुछ अमाउंट ही लिखेंगे, बाकी उसका जैसे डेप्रीशिएशन भी लगता है उस मशीन का, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है, प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को देखेंगे। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि गोइंग कंसेप्ट की वजह से हमें एसेट की प्रॉपर वैल्यू पता चलती है बैलेंस शीट में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से अपने इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।